आज का जो हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट्स। देखिए, अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें तो फ्री पार्टिकल का मतलब होता है ऐसा पार्टिकल जो हमारे कहीं भी मूव कर सकता है। अगर हम 3D की बात करें तो जैसे अगर हम बनाए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो फ्री पार्टिकल हमारा क्या होगा, एक्स में भी मूव कर सकता है, वाई में भी मूव कर सकता है और जेड में भी मूव कर सकता है। अगर इसी मोशन को हम कह दें, कुछ लिमिटेशन लगा दें या रिस्ट्रिक्शन लगा दें, हम कहते हैं एक्स एक्सिस में नहीं मूव करेगा या वाई एक्सिस में नहीं मूव करेगा या एक्स एक्सिस में लिमिटेड डिस्टेंस पर मूव करेगा, तो जब भी हम रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन लगा देते हैं तो उस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स। और कांस्टेंट की जो इक्वेशन होती है, देखो यहाँ पर हमारा क्या होगा, पोजीशन होगी। जब पार्टिकल मोशन करेगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, पोजीशन चेंज होगी और पोजीशन के चेंज होने से क्या होगा, वहां पर वेलोसिटी भी होगी। तो जब भी हम कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारी इक्वेशन होती है कांस्टेंट्स की, हम कैसे लिखते हैं, हम फंक्शन किसको मानते हैं, एक हमने मान लिया, मान लो हमने ith पार्टिकल की बात की तो हमने qi ले लिया। qi हमारा क्या है, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल। अब पार्टिकल जब मोशन करेगा तो मोशन करने से क्या होगा, ये पार्टिकल का पोजीशन चेंज होगी और जब भी पोजीशन चेंज होगी तो उसमें क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम दूसरा कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं, वेलोसिटी का ले सकते हैं। qy हमारा हो गया पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं इसको, दूसरा हमारा हो जाएगा वेलोसिटी और तीसरा हो जाएगा हमारा टाइम। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, qy डॉट t। अब हमने ये कांस्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन। यहां पर हम बात करेंगे, हमारे कोऑर्डिनेट कितने हैं, दो कोऑर्डिनेट हैं, एक हमारा qy है और दूसरा क्या है, qy डॉट है। तो कांस्टेंट के जो टाइप होंगे वो कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे, टू टाइप्स के हो जाएंगे। पहला हमारा हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट। होलोनोमिक, होलोनोमिक में मतलब क्या होता है, अगर हम रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से लगाएं, केवल हमारा पोजीशन हो, वेलोसिटी पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, तो हम इस टाइप के कांस्टेंट्स को क्या बोलते हैं, होलोनोमिक। तो जब होलोनोमिक की क्वेश्चन हम लिखेंगे तो हम qy डॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगी कंडीशन, f qy t इक्वल टू 0। तो होलोनोमिक कांस्टेंट्स का मतलब हो जाएगा जब हम पार्टिकल के मोशन को केवल बात करें, उसकी वेलोसिटी पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगाए, तो इस टाइप के कांस्टेंट्स को हम क्या बोलते हैं, होलोनोमिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब जैसे अगर हम इसका एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमारा ये कोई स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, a है, ये एक्स वाई प्लेन में हमने ले लिया। तो एक्स वाई प्लेन में हम जब लेंगे तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। साथ ही साथ इसी स्फीयर पे मूव करेगा तो स्फीयर की रेडियस कितनी है, a है। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। और इस पे पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो पार्टिकल अगर मूव करेगा तो क्या होगा, इसी सरफेस पे कहीं पर लाई करेगा। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, z इक्वल टू हमारा हो गया 0 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, a स्क्वायर। जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमारे क्या है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर और z, ये तीन ही वेरिएबल है 3D की बात करें। तो जो इनमें रिलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स। यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कितनी हो जाएगी, z इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, ये हमारी कहलाएगी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स। अब जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर नॉन होलोनोमिक की, इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी हम होलोनोमिक कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उस पे हमारा इक्वल वैल्यू आती है। जैसे यहाँ पर ये इक्वलिटी आती है, जैसे हम क्या लिखते हैं, z इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अगर हमारी कंडीशन इस तरीके से हो, इनइक्वालिटीज हो जाए, जैसे हम कंडीशन लगा दें, इसी केस को अगर हम समझे दूसरे तरीके से, कि अगर हम कह दें कोई पार्टिकल हमारा क्या कर रहा है, ये सरफेस ऑफ स्फीयर पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ये हमारा पार्टिकल है, ये स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है। तो फिसल के क्या है, ये बाहर भी जा सकता है,
तो उस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, z इक्वल टू क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0 ही रहेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन हमारी हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। अब इस कंडीशन में देखिए यहां पर हमारा क्या इक्वल नहीं होगा, a से ज्यादा भी हो सकता है, बाहर निकल जाएगा तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन a हो जाएगा। तो जब इस तरीके से हमें कंडीशन कोई मिलती है, इनइक्वालिटीज की बात करते हैं, तो उसमें हम आंख बंद के क्या लिख देते हैं, हमारा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स होगा। होलोनोमिक कांस्टेंट्स में हमारा क्या होगा, हमेशा इक्वल इक्वेशन मिलेगी, जैसे z इक्वल टू 0 होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होगा। लेकिन जब नॉन होलोनोमिक की बात करेंगे उस समय हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमेशा इस तरीके का इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन, या हमारा हो जाएगा इक्वल या ग्रेटर देन। तो कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू नहीं होगा, तो वो हमारी कंडीशन कहलाती है नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। अब इसके बाद अगर हम इक्वेशन को देखें, जैसे हमारा ये पार्टिकल मान लीजिए हमारा ये ही था पार्टिकल, स्क्वायर पे निकल रहा था और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, ये है। अगर इसको एंगल को हम बहुत छोटा सा माने तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे, dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक मूव हुआ, क्या होता है आर्क इक्वल टू एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर ये डिस्टेंस हम निकालेंगे तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस कितनी a, एंगल कितना बन रहा है d थीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं a d थीटा। तो dx इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा a d थीटा। अगर इसी का हम टाइम डेरिवेटिव करें तो टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा dx dt इक्वल टू a d थीटा अपॉन dt। dx अपॉन dt को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, a रेडियस हो जाएगी और ये हमारा हो जाएगा a ओमेगा। तो कहने का मतलब जो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स निकलती हैं वो हमारी इसी इक्वेशन से निकलती है, v इक्वल टू a ओमेगा से निकलती है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कांस्टेंट्स कितने प्रकार की हो जाएंगी, टू टाइप की हो जाएगी। यहां तक सबको क्लियर हो गया, बताओ बेटा, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब अगर नॉन होलोनोमिक के और एग्जांपल की बात करें, देखो कोई हमने मान लो कोई कंटेनर ले लिया, कोई क्यूबाइड कंटेनर ले लिया 3 डायमेंशनल में, और उसमें हमने गैस को भर दी। अब गैस हमारी क्या होगी, जैसे अगर हम बात करें, ये हमने कोई इस तरीके से कोई कंटेनर लिया और इसकी लंबाई कितनी थी, lx है, इधर ly है और ये lz है। अगर 3D की बात करें ये अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या हो जाएगी, जो पार्टिकल गैस के होंगे वो क्या करेंगे, Lx के अंदर करेंगे, Ly के अंदर गति करेंगे और Lz के अंदर गति करेंगे। तो यहां से जो कंडीशन हो जाएगी, ऐसे तो कंडीशन हो जाएगी, तो ये हमने क्या लगा दी, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो रिस्ट्रिक्शन हमारी क्या हो गई, हमने कोई कंटेनर लिया जिसकी लंबाई हमारी Lx थी, x एक्सिस में Ly है ब्रेथ और हाइट कितनी है Lz। तो अब गैस पार्टिकल को मूवमेंट के लिए हमारा फ्री स्पेस नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी एक लिमिटेड वैल्यू हो जाएगी। तो ये हमारा मोशन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट्स कहलाएगा। और इसकी जो इक्वेशन होंगी ये हमारी इक्वेशन कहलाएंगी इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स। और यहाँ पे देखिए हमारा इक्वलिटी साइन नहीं है, क्या है, इनइक्वलिटीज है। तो जब भी हम कोई इक्वेशन में हम इनइक्वलिटीज देखते हैं तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाता है, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स का एग्जांपल हो जाता है। सबको क्लियर है यहां तक। और दूसरी बात, जो हम होलोनोमिक कांस्टेंट्स की बात करते हैं वहां पर हम केवल पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वेलोसिटी को रिस्ट्रिक्ट कभी नहीं करते हैं। लेकिन नॉन होलोनोमिक में हमारा क्या हो जाता है, वेलोसिटी का भी रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं। तो यहां से जब हमने लिमिट यहां पर डिस्प्लेसमेंट कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट के कारण हमारी वेलोसिटी भी क्या हो गई, वेलोसिटी भी रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो ये हमारे कहलाएंगे होलोनोमिक, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। और जिसमें हम केवल पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे वो हमारे कहलाएंगे होलोनोमिक कांस्टेंट। इसके साथ साथ दो और टाइप के होते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट्स, देखिए ये तो हमने किसका लिया, पोजीशन और वेलोसिटी से रिलेशन लिया। अगर तीसरी टाइप की बात करें,
स्क्लेरोमिक। अगर हमारा मोशन जो है टाइम से इंडिपेंडेंट है तो उस टाइप के हम क्या बोलेंगे, स्क्लेरोमिक कांस्टेंट्स। इसमें हम क्या लेते हैं, टाइम का कोई रोल नहीं था, टाइम इज इंडिपेंडेंट। और चौथा जो हमारा होता है रियोनोमिक। रियोनोमिक में हम क्या ले लेते हैं, टाइम भी कंसीडर कर लेते हैं। हमारे देखो केवल कोऑर्डिनेट कितने हैं, केवल 3 है। एक हमारा क्यू था, क्यू आई, दूसरा हमारा क्यू आई डॉट था, और तीसरा हमारा क्या था, टाइम। जब हम केवल क्यू को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्यू मींस पोजीशन, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो होलोनोमिक। जब हम क्यू और क्यू डॉट दोनों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो हमारा एग्जांपल क्या कहलाएगा, नॉन होलोनोमिक। जब हम क्यू और टी का हम कोई रोल नहीं करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट रख देंगे, अगर हमारा मोशन टाइम से इंडिपेंडेंट है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्लेरोमिक। साथ ही साथ ये जो हमारे दोनों टाइप होंगे, ये होलोनोमिक या नॉन होलोनोमिक के साथ में आएंगे, ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे। मेनली हमारा क्या होगा, हम या तो पोजीशन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे या पोजीशन और वेलोसिटी दोनों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। तो होलोनोमिक नॉन होलोनोमिक तो होंगे ही एक पार्ट, उनमें से उसके अलावा हमारे ये स्क्लेरोमिक और रियोनोमिक ये हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लो कह दें कि हमारा कोई पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में हमारा क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है, उस समय हमारी कांस्टेंट कैसी हो जाएगी, होलोनोमिक हो जाएगी। और अगर टाइम का भी रिस्ट्रिक्शन कर देंगे, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, टाइम से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम क्या बोल देंगे, ये हमारा होलोनोमिक एंड स्क्लेरोमिक। इतना सबको क्लियर है। अब देखो यहां से अगर हम समराइज वे में करें, तो जब भी आप कोई तैयारी करते हो तो आपको बहुत ज्यादा उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा एक पेज आपको एक पॉइंट याद रहना चाहिए कि किस पॉइंट से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो पॉइंट की जब बात करेंगे तो समराइज में हम क्या लिख सकते हैं, होलोनोमिक। होलोनोमिक में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड, हमने मोशन को क्या कर दिया, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। और नॉन होलोनोमिक में हम क्या लिख सकते हैं, नॉन होलोनोमिक में हम क्या करेंगे, स्ट्रिक्टली नहीं लगाएंगे, केवल लिमिटेड लगाएंगे, लिमिटेड, या हम लिख सकते हैं इम्पोज टू बाउंड्री। जब बाउंड्री की बात करेंगे तो उस समय हम केवल मोशन को लिमिट करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट। तो समराइज में हम क्या लिख सकते हैं, होलोनोमिक का मतलब होता है हमारा मोशन को हमने स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और नॉन होलोनोमिक का मतलब हमने क्या कर दिया, बाउंड्री पर उसको क्या कर दिया, लिमिटेड कर दिया। इसी के साथ साथ जब भी हम ये बात कर रहे हैं तो आप लोगों को शायद याद आएगा, एक हमारा टर्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल जो मिनिमम हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, जिसमें वो आसानी से मूव कर सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है, उन्हीं संख्या को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, जैसे अगर हम कोई पार्टिकल की बात करें, फ्री पार्टिकल की, तो फ्री पार्टिकल हमारा क्या करेगा, एक्स में भी जा सकता है, वाई में भी जा सकता है, और जेड में भी जा सकता है। तो हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे। अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, मान लो हम अगर कोई कमरे की बात करें, तो हम कमरे में हमारा क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा केवल। तो एक्स वाई होने के कारण हम क्या बोलेंगे, लंबाई में होगा कमरा और चौड़ाई में होगा, तो 3D के बजाय हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जिसमें पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट इजीली क्या करता है, मूव करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसको आप लोग गैस से भी पढ़ते हो, गैस में हमारे मोनोटॉमिक के केस में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 होते हैं। अगर हम मोनोटॉमिक गैस माने, जैसे हमारा हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिसमें केवल एक एटम होता है, तो एक एटम होगा तो वो क्या करेगा, एक्स में जाएगा या वाई में जाएगा या जेड में जाएगा, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। डायटोमिक केस में कितने हो जाते हैं, एक्स वाई जेड के होने के साथ साथ में हमारे 2 टाइप के मोशन, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो 3 + 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ट्राइएटॉमिक में क्या होता है, ये हमारे 5 तो होते हैं, साथ में क्या होते हैं, वहां पर
वाइब्रेशन भी होते हैं, तो जिसके कारण हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और आ जाता है। तो गैस के केस में हमारे क्या हो जाएंगे, ट्राइएटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 3+2+1। ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। स्थानांतरी गति होगी, उससे हमारे 3 आएंगे। रोटेशनल से हमारे कितने आएंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 3+2=5। और वाइब्रेशनल से हमारे क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो ये ट्राइएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। यहाँ पर जब बात करेंगे तो यहाँ पर भी वही मीनिंग है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, कि वो कोऑर्डिनेट्स या वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जिस मिनिमम होने चाहिए, जिसमें पार्टिकल आसानी से मूव कर सकता है, उनको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n पार्टिकल्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, n पार्टिकल माने हैं। और एक पार्टिकल के लिए हमारी 3D की बात करेंगे, एक पार्टिकल के लिए कितने हो जाएंगे, x y z। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, अगर n पार्टिकल है तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम DOF लिखेंगे, और ये हो जाएगा 3। क्लियर है सबको? अब देखो, इसी में अगर हम कहते हैं रिस्ट्रिक्शन लगा दें, तो जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो जो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट कर रहा था, उसमें हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हम इसी में माने हमने के कांस्टेंट्स कर दिया, के हमने लिमिटेशन लगा दी, तो के हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम से हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब है, जब भी हम मोशन में रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू हो जाएगा 3n-, और ये हमारी क्या है, कि हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट। जितने भी हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारे लिमिटेशन हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे कितने पार्टिकल हैं। जैसे अगर n इक्वल टू हम 2 लेंगे तो 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। और के हम जितनी भी इक्वेशन हमारी बनेगी, के को हम क्या कर देंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब भी हम कांस्टेंट मोशन लगाएंगे तो कांस्टेंट मोशन के कारण हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम रिड्यूस हो जाएगा। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि व्हेन कांस्टेंट इज अप्लाइड ऑन द मोशन ऑफ पार्टिकल देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो, इसके बाद अगर हम कुछ एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल की बात करेंगे तो देखो, इसमें पहला हमारा केस है, आप लोग क्वेश्चन इसको नोट कर लो और इसको हम सॉल्यूशन देते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो इसमें, अगर हम माने जो हमारे 2 पार्टिकल्स हैं, हमने क्या माना, क्वेश्चन नोट करो, 2 पार्टिकल्स कांस्टेंट टू मूव इन xy प्लेन where distance between them is fixed। where हमने क्या माना, 2 पार्टिकल हैं, ये हमारे xy प्लेन में मूव कर रहे हैं, और कैसे मूव कर रहे हैं कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है फिक्स्ड है। देन कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। क्वेश्चन हमने समझ लिया क्या है क्वेश्चन? हाँ, 2 पार्टिकल्स कांस्टेंट टू मूव इन xy प्लेन where distance between them is fixed। कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। फाइव कैसे 5 है बताओ। एक रिस्ट्रिक्शन तुमने कैसे जान लिया एक रिस्ट्रिक्शन है? अच्छा, अभी ये देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर मान लो वो एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग इसको गलत कर दोगे। हमने बताया 3n - के हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर अगर हम 2 पार्टिकल माने, पार्टिकल हमारे कैसे, मान लो हमने उनके मास हमने 1 and 2 मान लिए। एक का हमने कोऑर्डिनेट क्या रखा, x1 y1 z1।
ये इक्वेशन एक कोऑर्डिनेट हो गए, दूसरे के कितने हो गए x2 y2, ये कितने हो गए, ये हमने 3D में मान लिया x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब हम यहां पर देखेंगे हमारी कांस्टेंट की इक्वेशन कितनी है। तो पहला एक लाइन लिखा है xy प्लेन में मूव कर रहा है, जब xy प्लेन में मूव कर रहा है तो एक इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी z1 = 0 और दूसरी हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी z2 = 0। क्लियर है सबको। अब इसके साथ में एक और लाइन लिखी है their distance between them is fixed। अगर दोनों की डिस्टेंस हम l माने तो l हमारी क्या हो जाएगी, देखो यहां से x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, यही तो होगा। डिस्टेंस कितनी हो गई, फिक्स हो गई। अब हमारी कितनी इक्वेशन मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई, दूसरी इक्वेशन ये मिल गई, तीसरी इक्वेशन ये मिल गई। अब नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो गई हमारी, k हो गई। और ये तीनों हमारे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लगे हैं। z1 = 0 होना चाहिए, z2 = 0 होना चाहिए, साथ ही साथ l की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। तो तीन का इक्वेशन हो गई। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो गई k की वैल्यू। और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, dy = 3n - k, k की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 3। l हमारा कितना था, पार्टिकल कितने थे, 2 थे, तो टोटल हमारे कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो कितना हो जाएगा 3 × 2 - 3 = कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गया सबके, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, बोलो बेटा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसी में हमने थोड़ा सा और चेंज कर दिया है। हमारे पार्टिकल कैसे हैं, 2 ही पार्टिकल्स हैं। लिखो क्वेश्चन नोट करो, 2 particles are constants। कांस्टेंट्स की स्पेलिंग ये लिखना है, कांस्टेंट टू मूव इन xy प्लेन xy प्लेन along a specified curve। हाँ सुनो, 2 particles are constant to move in xy plane along a specified curve such that distance between them is fixed। Calculate degree of freedom। कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 हमारे पार्टिकल थे, वो फ्रीली मूव कर रहे थे, कांस्टेंट मूव कर रहे, फ्रीली नहीं कांस्टेंट मूव कर रहे थे xy प्लेन में। तो यहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा, xy प्लेन की बात करेंगे तो z1 = 0 हो जाएगा, z2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा xy प्लेन में। साथ ही साथ एक हमने यहां पर एक अलग से कंडीशन लगा दी, along a specified curve। अब हमारा z कोऑर्डिनेट 0 है, तो जो कर्व होगा हमारा क्या होगा, y = fx1 होगा और दूसरा होगा y2 = fx2, यही तो होगा। कर्व की बात करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा fx1 हो जाएगा, x1 का कोई फंक्शन होगा वही तो कर्व बनेगा, या y2 = हमारा क्या हो जाएगा x2 का कर्व बनेगा। अब इसके साथ में हमने एक और कंडीशन लगाई है, क्या कंडीशन लगाई है कि वो पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं, कि उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, फिक्स्ड है। तो डिस्टेंस हम l अगर बात करें तो जो l हमने निकाली थी क्या हो गई x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितनी हो गई, इक्वेशन 1 2 3 4 और 5 इक्वेशन हो गई। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे,
DOF इक्वल टू कितना होता है 3n। n हमने कितने पार्टिकल माने थे, 2 पार्टिकल माने थे। 3 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में कितने हो जाएंगे इस तरीके। ये हम क्वेश्चन जो बता रहे हैं आप लोगों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है उसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसीलिए हम क्या कर देंगे, कोई कंडीशन लगाते जाएंगे और पूछ लेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। सिंपल टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेकिन जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको इस तरीके से करते हैं 3n माइनस k, जहां पर हमारी k की वैल्यू क्या होती है नंबर ऑफ इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट। जितनी भी हमारी इक्वेशन कांस्टेंट की बनेगी उसको हम क्या कर देते हैं सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बोलो बेटा जल्दी से बताओ। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा हमारा थोड़ा अलग हटके है क्वेश्चन। इसमें हमने कहा है नोट करो, क्वेश्चन नोट करो, हम सॉल्यूशन इसका बता रहे हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is constant to move in a inner surface of cone having half angle alpha। अब इसमें क्या कहा गया है, एक हमारा कोई पार्टिकल है जिसका मास m है, वो हमारे कोन के हाफ एंगल में लाई कर रहा है। फिर इसमें पहला क्वेश्चन लिखो, इसी में पहला पार्ट, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कामा लगाओ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। नोट कर लिया सबने? अब इस दूसरा इसका पार्ट देखो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ईच कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने कार्टेशियन में हमें इक्वेशन निकालनी है, सिलेंड्रिकल में निकालनी है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालनी है, और तीनों के केस में हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करना है। पार्टिकल हमारा कैसा था, सिंगल पार्टिकल था। अब इसका बताओ कैसे होगा। अगर ये हम कोन माने तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो कोन के हाफ एंगल में ये मूव कर रहा है। इस तरीके से ये हमने क्या बना दिया, कोन बना दिया जिसका एंगल कितना था अल्फा। इस तरीके से पार्टिकल क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। अगर इसके हम कोऑर्डिनेट लिखें तो x y और ये हम z लेंगे, तो यहां पर देखो अल्फा है। अब अल्फा से हमें रिलेशन निकालना है तो हम इसमें क्या निकालते हैं, tan अल्फा निकालेंगे। तो tan अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसके कोऑर्डिनेट हम x y माने तो हम क्या लिखेंगे, tan अल्फा क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान ये क्या हो जाएगा z। ऐसे तो कोऑर्डिनेट होगा, ये हमारा x y का, ये हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा रिजल्टेंट, और ये हमारा z है परपेंडिकुलर। tan क्या होता है, आधार बटे क्या होता है, आधार बटे लंब, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आधार कितना हो जाएगा ये z। अब यहां से देखो ये हमारा x y z में है, तो ये हमारी इक्वेशन कांस्टेंट किसमें हो जाएगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगी। इसको देखो ऐसे निकालोगे, x y दोनों है तो यहां से जो हम वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, दोनों हमारे क्या है परपेंडिकुलर होते हैं x y, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और z कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, ये बेस में हमने लिया है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, तो ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया। अब इसी को अगर हम उसमें चेंज करें स्फेरिकल में, तो स्फेरिकल में हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, r से लिखते हैं, तो हम यहां से क्या लिखेंगे r अपॉन z, r अपॉन क्या लिख देंगे यहां से z। ये हमारा क्या हो गया स्फेरिकल में, स्फेरिकल में हमारा क्या लिखते हैं
आर एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तीसरा हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम क्या लेते थे, सिलेंड्रिकल में ये क्या लेते थे, आर थीटा जेड। तो आर आर अपॉन जेड, और आर को हम क्या लिखेंगे यहां से, आर हमारा क्या हो जाएगा यहां से, आर हमारा हो जाएगा आर tan अल्फा इक्वल टू आर अपॉन जेड। हाँ, ये आर अपॉन जेड हो जाएगा इस तरीके से। अब यहां से देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमारी क्वेश्चन कितनी है, 1। इसके लिए भी क्वेश्चन 1 ही मिलेगी और इसके लिए भी हमारी क्वेश्चन क्या मिलेगी, 1 ही मिलेगी। अब हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3n माइनस के, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितने हो जाएंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2। अब यहां से देखिए, चाहे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले, चाहे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले, चाहे हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो चाहे जिस केस की बात करेंगे, हर एक कंडीशन में हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। सबको क्लियर है, बताओ बेटा, आवाज आ रही सबको, नहीं? अब अगर हम इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, कभी कभी इसका पूरा नोट्स पूछ लेते हैं, राइट नोट्स ऑन कांस्टेंट। तो इसमें नोट्स में हमें क्या लिखना होगा, पूरा कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी होगी, इसके टाइप्स लिखने होंगे, साथ साथ इसके एग्जांपल लिखने होंगे। तो एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं कि जो हमारे कांस्टेंट मोशन होंगे कौन कौन से इसके एग्जांपल होंगे। एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट मोशन। पहला हम बात करते हैं लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, अगर किसी पार्टिकल को हम स्प्रिंग से फिक्स कर दें और 1 डायमेंशन में वो मूव करने लगे तो वो हमारा कहलाता है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। यहाँ पर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा होता है, केवल अगर एक्स एक्सिस में लेंगे तो सिंपल हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है केवल एक्स। तो एक्स हमारा क्या है, केवल उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, और जब हमारी पोजीशन चेंज हो रही है और टाइम से हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। क्लियर है सबको? यहां पर लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमारा क्या हो जाएगा, केवल उसकी पोजीशन चेंज होगी, और पोजीशन हमारी क्या होगी, टाइम से इंडिपेंडेंट होगी, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। दूसरा, हम अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें, सिंपल पेंडुलम में क्या करते हैं, अगर हम कोई बॉब को एक रस्सी से लटका दे और उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन कर दे तो वो हमारा कहलाता है सिस्टम सिंपल पेंडुलम। यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा, केवल उसका एंगल चेंज होगा। अगर हम इस तरीके से इसको रस्सी से लटकाते हैं तो ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो केवल क्या होगा, उसका एंगुलर पोजीशन चेंज होगी, और एंगुलर पोजीशन चेंज होने से हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। सबको समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूजन तो नहीं है, बोलो। अभिनव, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों की? पोजीशन है ना, पोजीशन चाहे हमारी लीनियर हो चाहे एंगुलर पोजीशन हो, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी, लेंथ हमने फिक्स कर दी, तो लीनियर पोजीशन तो चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगी, केवल हमारा एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। अभी हमने बताया था dx इक्वल टू क्या होता है, a d थीटा होता है, तो d थीटा चेंज होने से हमारा क्या हो जाएगा, dx चेंज हो जाएगा। ये देखो अभी निकलवाया था ना, dx इक्वल टू a d थीटा, तो d थीटा चेंज होने से क्या हो जाएगा, dx चेंज हो जाएगा। तो ये बॉब की पोजीशन चेंज होगी ना, यहाँ के बजाय यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, और किसके कारण पहुंचेगा, ड्यू टू चेंज इन एंगुलर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एग्जांपल हो जाएगा होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक।
टाइम हमारा टाइम सब में क्या आएगा, टाइम से इंडिपेंडेंट रहेगा, इसीलिए हम इसको क्या लिखते हैं, ये हमारा होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। क्लियर है सबको? टाइम का तो रोल ही नहीं ना वहां पर, टाइम हम क्या फिक्स कर रहे हैं कि इसको 10 सेकंड के अंदर इसको टाइम इसको मूवमेंट करना है। हाँ, अपने हिसाब से वो होगा। तीसरा हमारा सिंपल पेंडुलम हो गया, कंपाउंड पेंडुलम। तो जैसा हमारा सिंपल पेंडुलम होता है उसमें हम क्या करते हैं, बॉब को लटकाते हैं, उसमें हमारा पूरा एक हमारा लीनियर और रोटेशनल दोनों मोशन करते हैं। कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, अगर हम कोई बार को हम सस्पेंड कर दें रिजिड सपोर्ट से और वो मोशन करे, तो इस तरीके का मोशन हमारा कहलाता है कंपाउंड पेंडुलम। तो कंपाउंड पेंडुलम में भी क्या होता है, केवल हमारा एंगल चेंज होता है। अगर कंपाउंड पेंडुलम का डायग्राम बनाते हैं तो ये हमने कोई ये बार ली इस तरीके से, और ये इसमें हमने क्या किया, इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट से इसको हमने लटका दिया और ये मोशन करेगा। तो यहां पर भी क्या होगा, केवल थीटा चेंज होगा। तो ये कंपाउंड पेंडुलम का जो हो जाएगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक का एग्जांपल हो जाएगा। क्लियर है सबको? बोलो बेटा। फिर तीसरा हमारा हो जाएगा कंपाउंड पेंडुलम। चौथा अगर हम फ्री पार्टिकल की बात करें, तो फ्री पार्टिकल हमारा क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है, तो हम केवल पोजीशन को ही करेंगे। तो फ्री पार्टिकल के लिए भी किसका एग्जांपल हो जाएगा, होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। वहां पर भी टाइम का कोई कंसीडरेशन नहीं करेंगे, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक का एग्जांपल हो जाएगा। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी जब हम किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं बॉडी पे और उसमें रेस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो रिजिड बॉडी भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक। ये जितने भी हमने एग्जांपल बताए हैं ये सारे के सारे हमारे होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक के एग्जांपल हैं। सबको क्लियर है? अब देखो, अगर हम नॉन होलोनोमिक की बात करेंगे तो हम अभी अपने एग्जांपल बताया था नॉन होलोनोमिक के लिए, अगर किसी हम गैस को हम क्या करें, हम एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें, तो गैस हमारी क्या हो जाएगी, गैस के जो पार्टिकल मूवमेंट करेंगे वो कंटेनर की लिमिटेड जो लिमिट होगी उसी के अंदर मूव करेंगे। तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, हमारा ये नॉन होलोनोमिक का एग्जांपल हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी हम टाइम को हम क्या कर रहे हैं, टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक प्लस स्क्लेरोनोमिक का। तो हम अगला एग्जांपल जो बात करेंगे, अगर हम गैस पार्टिकल को हम क्या कर दें, ये हम कंटेनर के अंदर कर दें, तो ये हमारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे, ये हमारा नॉन होलोनोमिक। स्क्लेरोनोमिक कब आएगा, इसी के बाद में अगर हम कोई बीड को कर दें, कोई बीड अगर हमारी स्लाइडिंग वायर पे हम मूव कर रही है तो लेंथ जो है उसकी फिक्स रहेगी, और अगर हम लेंथ को वेरी कर देंगे तो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक प्लस रियोनोमिक का। अब हम उसकी लेंथ को हम क्या कर देंगे, वेरी कर देंगे, तो पहले की लंबाई लेंगे तो उसको अलग टाइम हो जाएगा, दूसरी लंबाई बढ़ाएंगे अलग हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे जैसे लेंथ चेंज होती जाएगी वैसे वैसे टाइम भी क्या होने लगेगा, मोशन में चेंज होने लगेगा। तो इस तरीके से हमारा वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, ये हमारा नॉन होलोनोमिक प्लस रियोनोमिक। देखो ये एग्जांपल हमारा, हम क्या मान रहे हैं, कोई बीट है, बीट क्या होता है, छोटा सा छल्ला होता है, अगर हम उसको हम कोई वायर पे मूव करें और वायर हमारा कैसा हो, वेरिएबल लेंथ का हो, तो उस केस में हमारा जो मोशन हो जाएगा, लेंथ चेंज होने से उसमें क्या हो जाएगा, टाइम भी चेंज होगा, तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक प्लस रियोनोमिक। और अगर फिक्स लेंथ लेंगे तो फिक्स लेंथ में हमारा क्या हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक तो होगा लेकिन रियोनोमिक नहीं होगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्लेरोनोमिक हो जाएगा। टाइम हमारा क्या हो जाएगा, टाइम का इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन जब लेंथ को हम चेंज करेंगे तो लेंथ के चेंज होने से हमारा क्या हो जाएगा, टाइम भी मोशन में क्या हो जाएगा,
अलग अलग हो जाएगा, इसलिए हम उसको किसको एग्जांपल लेंगे, नॉन होलोनोमिक प्लस रियोनोमिक। सबको क्लियर है? अब अगर हम कोई पार्टिकल लें और वो सरफेस पर मूव करे, स्फीयर पे, तो हम किस मोशन को कैसे बोल सकते हैं, ये भी हमारा किसका एग्जांपल हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक का एग्जांपल हो जाएगा। तो इस तरीके से आज हमने आप लोगों को बताया कि कांस्टेंट मोशन क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ ही साथ इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं।